हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पीटीएस नंबर मॉक 7 हुआ था उसके जो कल मतलब हेल्ड हुआ है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और रेलेवेंसी वाली बात वही है, मतलब हर वीडियो में जैसे मतलब कमेंट्स करके ये पूछ रहे हैं कि भाई ये रेलेवेंट है या नहीं है, तो वो सब पे ही लागू हो रखी है वो चीज़। ठीक है, बार बार पूछने की नीड नहीं है, पता है अपन को क्या सीन है, बस सीखने के एक पर्पज से अपन देखेंगे चीज़ों को और वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। तो देखो फर्स्ट में क्या बोल रखा है कि न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन का इंक्रीज किया जाता है, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया जाता है। नई फ्रैक्शन दे रखी है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी। भाई दो तरीके होते हैं करने के, एक तो एकदम अपना बेसिक होता है जिसमें भी ठीक ठीक कैलकुलेशन होती है, इतनी ज्यादा भी नहीं है, और एक थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। भाई एक न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन है उसको इंक्रीज किया गया है 1/4 टाइम्स, यानी इसी नंबर का 1/4 टाइम्स। यानी कि एक मान लो x/y मेरी फ्रैक्शन थी, तो इसने बोला x को तो अपन ने बढ़ा दिया x/4 ही, इसी का 1/4, और y को अपन ने डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया 1/3, यानी y माइनस y/3। और ऐसा करने से जो फ्रैक्शन बन जाती है वो 33/64 बन जाती है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पूरी इक्वेशन को, यहां से x/y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। पर मैं एक छोटी सी अप्रोच दूसरी बताना चाहता हूं कि भाई देखो, जो मेरी फ्रैक्शन थी उसको 1/4 टाइम्स इंक्रीज किया, मतलब कोई फ्रैक्शन 4 रही होगी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, उसको इसने 5 किया होगा, समझ रहे हो। और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया है 1/3 टाइम्स, यानी 3 रहा होगा, 3 पे 1 कम यानी 2 बन गया होगा वो। इतना क्लियर हुआ। लेकिन ये तो एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, ऑपोजिट चीजों को अपन गुणा करना पड़ता है, क्योंकि वरना फ्रैक्शन बन नहीं पाएगी वो। और देखो यहां पे भी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, फिर वो आपस में मल्टीप्लाई भी तो होंगे। तो वही चीज है यहाँ पे, यानी कि 15/8 मेरी फ्रैक्शन बन गई। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 15x/8y बन गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे भी x और y में इक्वेशन जाएगी। बस यहाँ जो इक्वेशन वाला लफड़ा था वो मैंने डायरेक्टली कर लिया यहाँ पे। ठीक है, बराबर में कितना दे रखा है मुझे, 33/64 दे रखा है। 8 से 64 गया 8 बार, 3 से 5 बार, 3 से 11 बार, 11/40, यानी जो फ्रैक्शन है x/y वो 11/40 होगी। जो लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी मैं यहां से भी निकालता तो x/y 11/40 से आता, डिपेंड करता है कौन सा मेथड आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, फॉलो कर लेना। सेकंड नंबर पे आओ। सेकंड नंबर पे देखो क्या बोल रहा है भाई, एक साइकिल है, एक मैन है, उसने 2 साइकिल को 500 रुपए ईच में बेचा है। ठीक है भाई, एक के ऊपर उसने इतना घाटा खाया, दूसरे के ऊपर इतना घाटा खाया, टोटल उसका गेन या लॉस कितना होगा। गेन तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, लॉस ही होगा, तो कितना हुआ ये बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए भाई इसने मेरे को दोनों साइकिलों की एसपी दे रखी है, पहली की 500, दूसरी की 500। बिल्कुल इजी बात है। आगे क्या बता रहा है कि भाई आप सीपी निकालो इनकी 20% के घाटे से, 12% के घाटे से, और फिर उस सीपी को टोटल करो, एसपी का टोटल करो, और हमें यह बता दो कि कितना इसको घाटा हुआ है, ऑब्वियसली परसेंटेज के अंदर। अब देखो एक दिमाग तो ये चलेगा कि मैं डायरेक्टली 500 से इंटू 100 करूं, और सीपी निकालना है 20% का घाटा है तो 80 लिख दूं। इधर 500 इंटू 100 करूं और 12% का घाटा है तो 88 लिख दूं। पर एक चीज मुझे कंफर्म पता है कि मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो देखो इसमें 11 आ रहा है ऊपर, तो 11 से कहीं कट ही नहीं पाएगा, ये तो चलो कट जाएगा, तो मेरी चीजें फ्रैक्शन में जाएंगी या फिर पॉइंटों में जाएंगी। अब अगर आप चाहो तो आप वो वाला टाइम बचाने की बजाय यहां टाइम बचा लो कि इनको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लो। अगर ये नहीं करना चाहते तो जो अपनी एसपी है ना, देखो इस क्वेश्चन में एसपी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप अपनी एसपी को मर्जी जो आए वो मान लो। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं मेरी एसपी को ऐसी कोई वैल्यू मान लेता हूं, 500 इंटू 8 इंटू 11 मान लेता हूं। मैंने रैंडमली कोई भी वैल्यू ऐसी ले ली कि डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे, क्योंकि देखो 88 है, ये 88 कट जाएगा, 80 चाहिए, यहां 80 मिल गया मेरे पास में, समझ में आ गया हुआ। तो अब मैं पहले वाले की अगर सीपी निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा, 500 इंटू 8 इंटू 11 और बटे में 80 आएगा, और इंटू 100 तो होगा ही होगा। ठीक है भाई, 0 से 0 काट दो, 8 से 8 काट दो। अब 5 क्या, देखो 11 इंटू 5 करना है, 55 आएगा, 1 2 और 3 0 आ जाएंगी, यानी जो पहले की सीपी है वो 55,000 आ गई। अब दूसरे की सीपी निकाल लो ऐसे ही। कैसे निकालोगे भाई कि 500 इंटू 8 इंटू 11 तो एसपी था, इंटू 100 करूंगा, और अपोन में कितना घाटा, 12% का घाटा, मतलब 88 की वैल्यू चाहिए मुझे। 11 88 पूरा कट गया, 50,000 आ गई सेकंड वाले की सीपी। यानी कि मैंने दो चीजें खरीदी थी जिनकी सीपी थी A105 के आगे 30, 1,05,000, और दो चीजें थी जिनको मैंने बेचा कितने में भाई, एक की अगर एसपी ये तो दोनों की निकालूंगा 2 से गुणा। तो देखो 11 88, 88 को 10 से गुणा करना है और 2 0 और लगा देनी है, यानी 88,000 में चीजें बेची हैं।
मतलब पक्का घाटा हो रहा है। कितने का? 17,000 का मुझे घाटा हो रहा है। ये सीपी है। 17,000 का घाटा कितने पे हो रहा है? 1,05,000 पे। प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से एक और जीरो। अब ये 1700 बटे 105 है, 5 से काट लेंगे। 5 से 21 बार कटेगा, 5 से ये कटेगा कितनी बार? मैंने क्या बताया, इसका डबल करो, एक जीरो हटा दो, यानी 34 बार कटेगा। 21 बटे 34 कर लेंगे। कुछ मिस्टेक तो नहीं करी मैंने? अच्छा 340 आएगा ना। अब ठीक है, क्योंकि 1700 को काटा है अपन ने 105 से, तो 340 आएगा। ये ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो 340 बटे 21 करना है, एक बार भाग जाएगा, फिर एक बार गया तो 13 बच गया। 130 आएगा, 130 के लिए 6 बार जाएगा, 126। तो 16 पॉइंट जो भी आंसर है वो सही हो जाएगा। ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने हर बार आपको क्या बताया, चीजें लंबी हो सकती हैं, हेक्टिक हो सकती हैं, लेकिन अगर पूरे 25 पेपरों के सवाल में, 30 पेपरों के सवाल में एक या दो क्वेश्चन इस तरीके का आते हैं, वहां अपन को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर पूरे के पूरे ऐसे आ जाए तो ये सिर्फ अपना सीखने के पर्पज से चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे अब मैंने मतलब सीखा क्या, या फिर दिमाग में क्या बिठाया, या फिर कॉपी में लिखना क्या है कि भाई जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मुझे इस एसपी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं एक ऐसी वैल्यू मानूंगा जो मेरी चीजों को कैलकुलेशन में इजी बना दे। आप और कुछ भी मान सकते हो इसके अंदर, जरूरी नहीं है 500 इंटू 8 इंटू 11 मानो, और कुछ मान लो, आपकी मर्जी है। आप डायरेक्टली 500 को हटा ही दो पूरे क्वेश्चन से, 8 और 11 मान लो, मतलब 80 इंटू 11 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, कैसे भी मानो, चीजें ऐसी मानो कि कट जाए। 3 नंबर पे आओ। अब मैं काटने पे तो क्या ही बोलूं, चलो कोई नहीं, ठीक है। ए और बी टुगेदर है, वो एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी बराबर 12 है। ए अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, और बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, मतलब बी अपनी आधी एफिशिएंसी से ही काम कर रहा है। तो पहले निकालेंगे अपन, फिर उसका आधा कर देंगे। ये बोल रहा है ए और बी जो है वो टुगेदर कितने टाइम में कर देंगे काम को, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। भाई चलो देखते हैं, 12 पंजे 60 आ गया, 12 से 60 5 एफिशिएंसी, इससे 3 बार, अगर ए की 3 है, दोनों की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो मतलब ए तो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा और बी आधी से करेगा, जब ए और बी का बताना है। मेरे ये बात दिमाग से निकल गई, तो मैंने सोचा भाई ए और बी का तो दे ही रखा है, वो क्यों पूछ रहा है। चलो ठीक है, तो अब देखो, अगर बी की 2 है, वो अपनी आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मतलब वो एक एफिशिएंसी से ही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो मुझे 60 काम करवाना है, 3 + 1 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन लग जाएंगे। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में तो दिक्कत नहीं आएगी। चौथे नंबर पे आ जाओ। 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। मैंने लिखा 5 men 20 डेज में कर सकते हैं। 10 वुमेन 15 दिन में कर सकते हैं। बराबर कर दो दोनों को, 10 वुमेन 15 दिन में कर सकते हैं। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क। यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, मैन अपॉन वुमेन बराबर 10 से 20 2 बार कट गया, 5 से 15 3 बार कट गया, 3/2 एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 2 मेन और 6 वुमेन ने काम चालू किया, यानी कि 2 मेन ने 3 की एफिशिएंसी से, 6 वुमेन ने 2 की एफिशिएंसी से, 12 और 5 यानी 17 काम कर रहे हैं ये एक दिन का, और इन्होंने 5 दिन तक काम किया आफ्टर 5 डेज। तो 5 दिन तक काम किया मतलब 85 काम कर दिया। अच्छा मैंने टोटल वर्क नहीं निकाला, निकाल लेते हैं। 5 इंटू मेन की एफिशिएंसी 3 इंटू 20, 5 दिया 15 दूनी 30, 300 मेरा टोटल वर्क है। बिल्कुल इजी है। अब देखो इसने क्या बोला था, 2 मेन यानी 2 दिए 6 की एफिशिएंसी से, और 6 वुमेन 12 की एफिशिएंसी से। अच्छा 18 आएगा भाई, तो 18 पंजे 90 काम कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। 90 काम कर चुके हैं ये लोग। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क, तो 3 वुमेन छोड़ के चली गई 6 में से, यानी कि अब 3 वुमेन ही बची हैं। तो 3 इंटू 2 की एफिशिएंसी से अब काम होगा, और एक नया आदमी आ गया। पहले आदमी 2 थे, अब 3 आदमी बन गए, वो 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। 9 और 6 यानी अब 15 काम होगा एक दिन के अंदर। ये बोल रहा है ग्रुप ने काम करना चालू किया, वो कितने दिन में बचा हुआ काम कर देंगे। भाई 300 में से 90 काम हो गया था, 210 काम बचा है, वो 15 की एफिशिएंसी से कर रहे होंगे। यही आंसर आएगा। 3 से काटो, या फिर कैसे ही काट लो, 5 से काट दो 3 बार, 5 से इसको काट दो 42 बार, ये 14 बार कट जाएगा। 14 दिन ये और ले लेंगे काम करने में। टोटल पूछता तो मैं उस 14 में ये 5 दिन और जोड़ देता तो 19 दिन आ जाता। देखो विल बी एबल टू डू रिमेनिंग वर्क ही पूछा है, इसलिए मैंने 14 किया। ठीक है भाई, 5 नंबर पे आ जाओ। एक सम ऑफ मनी है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, 4 टाइम्स हो जाता है 30 साल में। अब देखो अगर कोई पूरा सॉल्यूशन चाहता है तो वो ये समझ लेना, बाकी एग्जाम में ये नहीं करना है। मतलब ऐसा है कि कोई एक मतलब फॉर्मूला तो ये होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि वो 4 टाइम्स हो जाता है जो एक सम था x, वो अपने आप का।
बिल्कुल, यानी कि प्रिंसिपल एक्स था वो 4x बन जाता है। ऐसा ही निकालना है तो x इंटू 30 इंटू रेट और बटे 100, यहां से रेट निकल जाती है। पर एग्जाम में ये नहीं लिखना, आप एग्जाम में डायरेक्टली देखो, हर बार मुझे पता है कि ये चीज मैं उधर ले जाके घटाऊंगा, अरे तो 4 टाइम्स दे रखा है, एक ऑलरेडी घटा दो ना, तो 3x इज इक्वल टू x इंटू 30 इंटू रेट बटे 100। x से x कट गया, 3 से 30 10 बार कट गया, ये इसके कट गया, r बराबर 10 आ गई, रेट 10 आ गई। इसने पूछा कितने टाइम में 90 हो जाएगा, भाई 90 ईयर्स में कितना टाइम्स हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखो x था अपना, और x इंटू 90 साल इंटू रेट 10 और बटे 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 9x और एक 10x हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का वो। ये जो है ये करेक्ट आंसर है। समझ में आया होगा, बहुत इजी चीज है। 6 नंबर पे आ जाओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सच में स्टार मार्क करना इसको। इसमें क्या बता रहे हैं, देखो 16,820 को डिवाइड किया जाता है दो भाइयों के बीच में, 27 और 25 उनकी एज है, ये बड़ा है ये छोटा है। इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा 5% की रेट से CI कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इस तरीके से कि दोनों को इक्वल मनी मिलेगा 40 साल की उम्र में। ठीक है भाई, तो अगर ये 27 साल का था, ये 25 साल का था, 40 साल की उम्र में इनको पैसा मिलेगा, यानी इसने अपना पैसा 13 साल रखा, इसने अपना पैसा 15 साल रखा, ये टाइम रखा है इन्होंने अपना पैसा को, ये हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, दे इन्वेस्टेड देयर मनी एट अ 5% रेट, यानी कि, और इसने एक बात और बोली कि इक्वल मनी मिलेगा, यानी कि अगर पहले वाले बंदे ने ए पैसा डाला होगा 16,820 में से, मैं एक्स का लफड़ा ला ही नहीं रहा, ए पैसा डाला होगा उसने 1 + 5/100 की, ये मतलब 1 + r/100 लगा दिया, इनटू पावर टाइम आएगा तो पावर 13 हो गई। इसने 20 रुपए डाले होंगे, फिर वही 1 + 5/100 की पावर इसमें 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब भाई ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, इधर 2 पावर बच जाएंगे, बिल्कुल। ए के नीचे बी को ले जाता हूं मैं, a/b, इधर क्या आ गया 1 + 5/100 की पावर 2, 5/100 बन गया, 1/20, 21/20 बन गया, उसकी पावर 2, यानी 441/400 बन गया। यानी दोनों का जो पैसा है वो ऐसे डिवाइड होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। 16,820 जो रुपए थे वो दोनों की मिला के वैल्यू थी, यानी 841 की वैल्यू थी ये। और मुझे क्या चाहिए कि एल्डर ब्रदर के कितने पैसे थे, तो एल्डर तो भाई ये वाला है, पहले वाला बड़ा है, तो 441 की वैल्यू चाहिए मुझे। ये इससे देखो 2 बार काटेगा, इसका दुगना करेंगे अपन तो 882 और एक 0 लग जाएगी, इतना पैसा बड़े वाले ने लगाया होगा या फिर मिला होगा उसे, बात एक ही है। 7 नंबर पे आ जाओ। एक सम है 3200 रुपए का, वो इस रेशियो में डिवाइड होना था। तो आप कुछ मत करो, देखो वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसके लगाना सीख लो भाई। 6,4 10 और 10 20, यानी ये 20 की वैल्यू है, तो मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल लिया, 160 आया। यानी इन सबको कितने रुपए मिले होंगे, मैं लिख देता हूं, 160 इंटू 4 करेंगे 640, इंटू 6 करेंगे 960, इंटू 7 करेंगे 112 और 0, ठीक है, इंटू 3 करेंगे 480। लेकिन क्या हुआ कि इट वॉज डिवाइडेड बाय मिस्टेक, इट वॉज डिवाइडेड इन दिस रेशियो, तो इसकी वजह से क्या हुआ, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, यानी 3200 वैल्यू इस बार हो जाएगी 16 की, कोई खास फर्क थोड़ी पड़ा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बस बदल जाएगा मेरा, 200 आ जाएगा। अब 200 से सबको गुणा कर देंगे, 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 5 1000, 200 इंटू 6 1200, 200 इंटू 2 400। इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देख लो कि किस बंदे को, ये 16 164% नहीं है, यहां पे था 16 सही 2/3 था शायद, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। 7 नंबर क्वेश्चन पे 16 सही 2/3% है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बताया, कहां थे अपन, 16 सही 2/3% कम बताना है पहली बात तो। ऐसी मतलब इस चीज की वजह से देखो मिस्टेक से ये दे दिया, तो अभी मिला उनको ये है ना, देना इसमें था। इसने पूछा कम किसे मिला है, भाई 640 वाले को कम मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसको तो ज्यादा मिल रहा है, इसको हटा ही दो, इसको भी ज्यादा मिल रहा है, हटा दो, इसको कम मिल रहा है, तो अपन फर्स्ट और लास्ट वाला कंपेयर करेंगे बस। ये देखो 480 से 480 कम मिल रहा है, 480 पे इंटू 100, ये इसको काटेगा 1/6 बार, 100/6 की फ्रैक्शन होती है, 16 सही 2/3 है, यानी कि जो डी वाला बंदा है उसको मिल रहा है डी वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको देखो फर्स्ट वाले को कितना 40 कम मिला है, 640 पे इंटू 100 करना है, ये इसको 16 बार काटेगा, ये 100/16, इसकी अलग हो जाएगी, ठीक है छोड़ दो उसको। 8 नंबर पे आओ, क्या बता रहे, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, यार ये आज पीपीटी में ज्यादा ही मिस्टेक्स हैं, ठीक है अब ठीक है, ये भी देखो क्या ही हो रखा है, कोई नहीं। ए और बी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस, 70,000 रुपए लगाए, ठीक है,
ईच, ठीक है, दोनों ने 70-70 हज़ार रुपये डाले और 10 महीने बाद में ए ने 40 हज़ार रुपये और डाल दिए। मतलब ए के जो 70 हज़ार रुपये हैं वो 10 महीने रहे होंगे, फिर उसने 40 हज़ार और डाल दिए, तो अब ए के 1,10,000 रुपये बन गए। ठीक है, अब ये कितने टाइम तक रहे मुझे नहीं पता, आगे चलते हैं। आफ्टर 2 मोर मंथ्स, यानी इसके 10 के 2 महीने और बाद में बी ने अपने 20,000 रुपये निकाल लिए। मतलब बी ने भी 70,000 रुपये डाले थे, वो अब देखो 10 तो महीने यहाँ हो गए, 2 और हो गए, मतलब 12 महीने तक ये पैसा रहा और कितने निकाल लिए, 20,000 निकाल लिए। मतलब अब इसका 50,000 रुपये चलेगा, मतलब अगले साल पे जाएंगे ये पक्का। और आफ्टर 2 मोर मंथ्स, यानी कि पहले साल खत्म होने के भी 2 महीने बाद में एक तीसरा बंदा आता है सी और 40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। ये कुछ नहीं है, 40,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए और 2 महीने निकल चुके हैं, यानी कि अब 10 महीने तक इसके रुपए रहेंगे। मतलब अपन 2 सालों की बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो देखो इसका भी भाई 12 महीने पूरे हो गए, तो 12 यहाँ, 10 महीने तो पहले हो चुके थे पूरे, या फिर 10 महीने तक तो पहले पैसे रख चुका था, अब 14 महीने तक के लिए पैसे और रख लेगा, बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, दम वाली बात। ऐसा करने से देखो ये क्या बोल रहा है, सी को 27,500 रुपए का प्रॉफिट मिला है, ए का बताना है वैल्यू बटा किसके गुणा चाहिए, जिसके करना है इसको सिंप्लीफाई कर लो। और सबसे बेटर क्या रहेगा कि देखो 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 उड़ा दो, 70 और 154, 70 प्लस 154, इसमें 84 प्लस 60 और इसमें 40, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है ये तो 40 की है, कंफर्म हो गया। मुझे ए का शेयर निकालना है तो ये मैं क्यों ही जोड़ूंगा, ये निकालना है मुझे, तो 15 और 7 22 होता है, मतलब 224 की वैल्यू निकालनी है मुझे। या फिर क्या है, ये तो कैलकुलेशन ही कर लेंगे, बहुत इजी है। 4 से 5 बार और 56 बार, देखो पहले तो 0 आएगा और फिर एक और 0 आएगा। अरे यार ये तो बहुत ही गलत आ जाएगा यार, ठीक है सॉरी भाई, आज तो मतलब गड़बड़ी गड़बड़े। ये 7,500 रुपये हैं, वरना तो इतना वैल्यू आ ही नहीं पाएगा। यहाँ 7,500 करो, अब आ जाएगा सही आंसर। 00 तो आएंगे ही आएंगे। 56 गुणा 75 करना है, 75 को 6 से कर लो, 300 आएगा। 30 कैरी लग गई, 75 को 5 से कर लो और 30 जोड़ दो तो कितना, 42 आ जाएगा। 42,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो सी ऑप्शन है वो सही है। भाई प्लीज आज थोड़ा सा इग्नोर करना, मतलब जो प्रिंटिंग एरर्स हैं उनको अपन मतलब देख लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना आज के लिए, आगे से ध्यान रखा जाएगा। 9 नंबर पे आ जाओ। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर एक फैमिली का 18,600 रुपए है पहले 3 महीने के लिए। तो अगर मैं टोटल वैल्यू निकाल लूं तो 18,600 इंटू 3 कर देंगे अपन, 18,600 इंटू 3। फिर ये क्या बोल रहा है, 21,750 है अगले 4 महीने के लिए, यानी 21,750 इंटू 4 कर दो। फिर क्या है, 22,840 है कितना, अगले 5 महीने के लिए। तो देखो 4 और 5 9 और 3 पूरा 12 महीने का डेटा दे दिया इसने। ये क्या था, एक्सपेंडिचर था। और अब आगे क्या बोल रहा है कि टोटल सेविंग्स पूरे साल की इतनी है। भाई ये एक्सपेंडिचर है, यहां सेविंग्स लिख लेता हूं कितनी, 143,020। ये बोल रहा है एवरेज मंथली इनकम बता दो। अरे भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ते हैं तो इनकम आती है, मैं पूरी इनकम निकालूंगा और उसमें 12 का भाग लगा दूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज मंथली पूछी है। जैसे जैसे चीजें बोल रहा है वो मेरे दिमाग में क्लिक करते जा रही है। सोल्व कर लो भाई, इसको सिंप्लीफाई करना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना है अपन को आसान आसान सा। तो देखो 00 तो एज इट इज आ जाएंगी, यहां कर लेते हैं। और 6 18 का 8, एक कैरी लगी, 18 54 और एक 55 आ गया, ऐसे लिखते जाएंगे। 0 आ गया, 5 के 20, 2 कैरी लगी, 28 और 2 30, 3 कैरी लगी, 84 और 3 87,000 आ गया ये। अब ये कर लो, 0 आ गया, 5 के 20 आ गया, 40 और 2 42, 4 कैरी लगी, 110 और 4 114 आ गया। और इसमें ये भी तो जोड़ना ही है, 143,020। तो ये आ जाएगा 0 2 10 12 और 4 16 और 3 19 और 1 20 का 0, फिर 2 कैरी 13 2 15 4 19 और 1 20 2 और ये आ गया। तो अब देखो इसको मुझे क्या करना है, बस 12 से भाग लगाना है। तो 4,000,020 12 से भाग लगाएंगे, ये इसको काटेगा 3 बार और फिर 60 आएगा तो 5 आ जाएगा। एक 3 कम आ गया क्या, ये आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेना। 10 नंबर पे आओ। अब भाई ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सच में अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो जैसे एक तो ये क्वेश्चन हो गया, अब ये क्या है कि वो जाके वापस आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर अगले में ये तो चलो कोई बात नहीं, 2 ट्रेन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, बोट वाला अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, ये रेस वाले अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चनों को ऐसे समझना कि इस टाइप का कोई और आ जाए तो वो हेल्पफुल रहे वो चीज, वरना तो मेहनत इतना करने का कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा, ठीक है। देखो भाई अब
हाँ मतलब एकदम इत्मीनान से बैठ जाओ, सच में मजा आएगा इन क्वेश्चंस में। बी ने स्टार्ट किया 4.5 मिनट आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट से बी ने स्टार्ट किया, लेकिन ए के 4.5 मिनट बाद में, मतलब ऑब्वियसली ए है 4.5 मिनट में कुछ दूरी कवर करके कुछ दूर चला गया होगा। फॉर अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 माइल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये जो दूरी है ये 3.5 माइल्स की दूरी है, यहां तक लेके यहां तक। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक, यानी कि ए यहां था, फिर ए चला डेस्टिनेशन पे पहुंचा और रिटर्न बैक कर गया, ठीक है। एंड वॉक अ माइल वेयर ही मीट्स बी, यानी कि ए जो है वो 1 माइल इधर और चल के आ गया और यहां पे वो बी से मिला, मतलब बी अभी तक यहीं पहुंच पाया है। देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है। ए की स्पीड जो है वो 1 माइल है 6 मिनट में, यदि ए की गति 6 मिनट में 1 मील है, ठीक है। तो बी की स्पीड बतानी है, बी स्पीड इज मतलब कितनी है वो बताना है अपन को, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा पर ध्यान देना, मजा आएगा सच में। देखो ए की स्पीड की बात करो, 1 माइल जाता है 6 मिनट में, यानी कि 1 माइल जा रहा है 6 मिनट के अंदर। अगर मैं 1 घंटे में स्पीड निकालूंगा तो 10 से गुणा होगा, यानी 60 मिनट में 10 मील जा रहा होगा। अब देखो यहां 4.5 मिनट दे रखा है, अरे 6 का 4.5 कितने गुणा होता है, 3/4 टाइम्स होता है। 18/4 करेंगे, 9/2 आएगा जो 4.5 होता है, यानी कि अगर 6 मिनट का 3/4 टाइम्स किया है यहाँ पे, तो 1 मील का भी तो 3/4 टाइम्स कर देगा, यानी कि ये 4.5 मिनट में जो ए वाला बंदा है उसने 0.75 मील की दूरी तय करी होगी। भाई इन चीजों से कंफ्यूज मत होना, ध्यान देते जाना बस। 0.75 मील की दूरी तय कर ली, उसके बाद में बी चला है। अब देखो ए आगे क्या हुआ, टोटल 3.5 मीटर की मील की दूरी थी, उसमें से 0.75 इधर कवर कर चुका, यानी कि 2.75 आगे और गया होगा ए, जब तो भाई पूरा 3.5 बन पाएगा। 2.75 गया और फिर 1 आया, यानी टोटल 3.75 उसने कवर किया होगा, वो बात की बात है। अब आगे चलो, मैंने क्या बोला कि ए वाले बंदे की अगर मैं टोटल दूरी देख लूं तो 2.5 वो ये गया, 1 वो वापस आया, 2.75 और 1 यानी 3.75 वो टोटल दूरी चल चुका है। मैं दूरी की बातें कर रहा हूं ये, और मैं दूरी की बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में टाइम पूछा है, वो यहां पे आए होंगे तो उनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रही होगी, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टा अपन टाइम का रेशियो कर देंगे और वहां से इजीली अपना आंसर आ जाएगा, इसीलिए मैं डिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने ए का डिस्टेंस निकाल लिया, अब बी का निकालता हूं। देखो भाई ये 0.75 है, इधर की ये दूरी 1 है, 3.5 में से 1 घटा दो, यानी ये जो दूरी है ये 2.5 दूरी कवर करके आया है बी वाला बंदा, 2.5 मील। ये दोनों 1.25 से कट रहे हैं, ये 3 बार और ये 2 बार। अगर डिस्टेंस का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो 2:3 रहा होगा। इसने क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी दे दिया था कि ए वाला बंदा 6 मिनट लेता है, मतलब इसका 3 गुना ले रहा है, तो इसका 3 गुना बी वाला बंदा ले लेगा, यानी 9 मिनट ले लेगा। 9 मिनट का मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन में दम वाली बात नहीं है, बस मुझे ये समझना है कि वो अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो उल्टा होगा, तो मुझे सिर्फ डिस्टेंस पे काम करना था इस क्वेश्चन में, ये समझने की देरी होती है। इजी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर पे आ जाओ। 11 नंबर में क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ अ जर्नी। अब देखो फिर से वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन वाली बात कि एक बंदा तो है वो x/3 लिखेगा, x/4 लिखेगा 1/4 के लिए, एक बंदा दिमाग लगा लेगा कि इसमें 1/3 इसमें 1/4 है, तो मैं 12 जैसी कोई वैल्यू मान लेता हूं, और 12 से भी ज्यादा इजी 120 मान लेता हूं मैं, तो मुझे 120 की दूरी तय करनी है। ऐसे क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मानो आप। 120 का 1/3 मैं इस स्पीड से कर रहा हूं, 120 का 1/3 निकालूंगा, यानी 40 की दूरी मैं तय कर रहा हूं 40 की स्पीड से। 1/4 इसका यानी 30 की दूरी 35 की स्पीड से, और बची हुई बच कितनी की 70 कवर होगी, यानी 50 बच गई 50 वाली 45 की स्पीड से। देखो दूरी अपॉन स्पीड, टाइम टाइम टाइम, ये टोटल टाइम है, लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हो गया, बस आंसर आ जाएगा अब अगले स्टेप के अंदर। 120 ऊपर रहेगा, ये 1 बन गया, ठीक है। 5 से काटेंगे, ये 5 6/7 बन गया, ये 5 से काटेंगे 10/9 बन गया। एलसीएम लेना पड़ेगा मजबूरन। 63 एलसीएम आ गया, यहाँ 63 आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा, और ये 70 आ जाएगा। 120 × 63 बस मुझे करना है, नीचे वाली चीज को जोड़ने की भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी ऑप्शन में 187 है, बिल्कुल आसान है। अब देखो 0 आ गया, 12×3 36, 3 कैरी लगी, 12×6 72 और 3 75, 7560/187 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ये लास्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन में था क्या दम, मतलब जो एक्स में फंसता वो फंसा हुआ रह जाता, पर ये अपन ने दिमाग लगा लिया। 12 नंबर पे आओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 ट्रेन ए और बी हैं,
स्टेशन एक्स और वाई से चली हैं और वाई और एक्स की तरफ जा रही हैं, मतलब कि ये एक्स है, ये वाई स्टेशन है। यहां से ए चली वो उधर जा रही है, यहां से बी चली वो उधर जा रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को मान लो ये कहीं ना कहीं पास करेंगी। पास करने के बाद में ए वाली तो लेती है 4 घंटे और 48 मिनट, 4 आवर 48 मिनट। ये वाली इधर लेती है 3 घंटे और 20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला कि ट्रेन ए इस स्पीड से जा रही है तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या है। देखो ये पहले पेपर में क्वेश्चन आया था, जब भी मैंने सेम बात बोली थी कि मिलने के बाद में ये कहीं भी जाए, अपन को एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 बराबर होता है अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, मतलब उल्टा हो जाता है ये रेशियो। पर ये कब लगेगा, जब कोई दो चीजें ऑपोजिट आ रही थी, वो मिली, उसके बाद में वो वापस और आगे गई। ठीक है भाई, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, पहली ट्रेन की स्पीड 45 है, दूसरी की मुझे निकालनी है। दूसरी ट्रेन का टाइम यानी कि ये ऊपर लिखना है मुझे, बस ये ध्यान रख लेना, 3 घंटे के अंदर 180 और 20 200 मिनट आ गए। 4 घंटे में 240 और 48 यानी 288 मिनट आ गए। इनको मैं 4 से काटूंगा तो 50 बटे आ जाएगा 72, और काटूंगा तो 25 बटे 36, रूट लेऊंगा तो 5 बटे 6 आ गया, 5 से ये कट गया 9 बार, S2 बराबर 54 आ जाएगा, जो ये ऑप्शन है ये सही है। दूसरी ट्रेन की स्पीड 54 रही होगी। मजा आ रहा है। 13 नंबर पे चलें। क्वेश्चंस के अंदर देखो सच में सीखने को चीजें मिल रही हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कोई सीजीएल मेंस में, कोई एमटीएस में, कोई प्री में, कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस थे ये सारे। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि आपको सभी का कंपाइलेशन मिल रहा है चीजें सीखने के लिए। एक बोट है वो कवर करती है एक राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन अ रिवर इन T आवर्स, यानी T घंटे में वो जाती है और वो वापस आती है। मतलब कि ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, वो गई और वो आई, और इसमें कुछ कंडीशन नहीं है। मतलब उसने D दूरी तय करी पहले, मतलब एक तरफ तो पक्का डाउनस्ट्रीम रहा होगा, एक तरफ पक्का अपस्ट्रीम रहा होगा। ये चीज करने में उसे T घंटे लग गए। ठीक है भाई, फिर एक कंडीशन दे रखी है उसने कि अगर उसकी स्पीड स्टिल वाटर में बन जाए 2 टाइम्स, मतलब नाव की स्पीड x होती है वो 2x हो जाए, तो वो इतना समय लेगी। अरे भैया जी, D दूरी तय करने में अब की बार 2x प्लस y, ये तो डाउनस्ट्रीम, D दूरी तय करने में 2x माइनस y ये अपस्ट्रीम, और ऐसा करने से जो समय लग रहा है वो 80 अपॉन 161 t है। दिक्कत नहीं है कोई इस चीज में। अब ये बता रहे रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर, मतलब वही है नाव की और जो स्ट्रीम है उसकी, दोनों की अपन को क्या बताना है, स्पीड्स का रेशियो बताना है। दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स माइनस डी वाई, डी एक्स प्लस डी वाई, डी वाई डिवाइड कट जाएंगे, 2dx बचेगा, बराबर आ गया ठीक है। इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे 4dx आ जाएगा क्योंकि वो y वाले टर्म्स तो कट जाएंगे, और बराबर में आ गया 80 अपॉन 161 इंटू में t। ये अपॉन ये कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये अपॉन ये करेंगे तो देखो क्या होगा, 2dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 4dx नीचे आ जाएगा, t ऊपर था 80 और t नीचे आ जाएंगे, और जो 161 है वो ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशंस के पार्ट है उनके अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। t से t कट गया, dx से dx कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, 2 से 80 40 बार कट गया, 40 को इस टर्म से गुणा कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं, 4 इंटू 40 बनेगा, यहां लिख दूं क्या, 160 एक्स स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर, बराबर में 161 को इनसे गुणा कर रहा हूं, 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर। देखो डरा मत करो अपनी चीजों पे कि ऐसी इक्वेशन कैसे बन गई, कैसे करूंगा, जितना दिमाग में चीजें है ना सब लिख डालो, सब चीजों को मतलब ऐसे कर मतलब निकाल दो, एक तरीके से अपने आप आंसर की तरफ बढ़ते जाओगे। अब देखो ये उधर जाके घटेगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये उधर जाके जुड़ेगा लेकिन एक 40 तो घट रहा है यानी 121 वाई स्क्वायर आ जाएगा। x अपॉन वाई की वैल्यू निकालेंगे, 121 बटे 1 का रूट लेंगे, 11 बटे 1 आंसर आ जाएगा। यहां लिख देता हूं x अपॉन वाई बराबर 11 बटे 1। जो पहला ऑप्शन है वो पक्का मिलेगा आंसर के अंदर, क्यों नहीं मिलेगा, मेहनत करी अपन ने, सही तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए हैं, मिलेगा ही। 14 नंबर पे चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक 200 मीटर की रेस है, उसमें जकिया जो है वो 5 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, यानी कि जकिया जो भी बोल दो, 200 की दूरी 5 की स्पीड से तय करी, पर ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, 5 बटे 18 से गुणा करते हैं, 25 से ये कट गया 8 बार, 18 इंटू 8 करेंगे, 144 सेकंड लगे होंगे जकिया को ये दूरी कवर करने में।
आगे चलो, इसने एक 20 मीटर की स्टार्ट दे दी वीणा को, मतलब वीणा को इसने 20 मीटर आगे से शुरू कराया। ऐसा समझना ये कहानी, ये 200 मीटर की दूरी थी, जकिया यहां से चालू हुई थी, वीणा को इसने 20 मीटर आगे से शुरू करवाया ये रेस को, यानी कि वीणा ने सिर्फ 180 मीटर की दूरी तय करी होगी, इतना तो कंफर्म हो गया। स्टिल बीट्स हर बाय 18 सेकंड, यानी कि उससे फिर भी 18 सेकंड पहले पहुंच गई, यानी वीणा को इससे 18 सेकंड ज्यादा लगे होंगे, यानी 144 प्लस 18 ये समय लिया होगा वीणा ने इस दूरी को तय करने में। ये वीणा की बातें करी है अपन ने, और ये जकिया की बातें करी थी अपन, बिल्कुल इजी है। अब देखो 144 और 18 को जोड़ दो, 44 और 8 52 और 10 62, यानी 180/162। लेकिन ये तो भाई मीटर पर सेकंड के अंदर बातें हैं, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। दूरी अपॉन स्पीड किया है अपन ने, सॉरी दूरी अपॉन टाइम किया ना अपन ने, तो दूरी अपॉन टाइम किया है, स्पीड होता है, इसको बदलना है तो 18/5 से गुणा कर। ये इससे 9 बार कटेगा, ये इससे 20 बार कटेगा, ये इससे 4 बार कटेगा, यानी 4 जो है वो उसकी स्पीड रही होगी वीणा की। ठीक है भाई, मजेदार क्वेश्चन था, देखो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आराम से सोल्व हो गया। 15 नंबर हाफ वे आ गए यहाँ पर। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एक मिक्सचर के अंदर 3:8 है, ये मिल्क और वाटर का है। अपन ने x लीटर ऑफ मिल्क ऐड किया, और ऐसा करने से जो है वो 5:4 बन गया रेशियो। फिर ये बोल रहा है कि अपन ने 18 लीटर पानी ऐड किया अब की बार, और ऐसा करने से रेशियो जो है वो 4:5 बन गया। x की वैल्यू बता दो। भाई मुझे एक बात बताओ, यहां देखना आप ध्यान से कि अगर आपने पानी ऐड किया है मतलब दूध सेम रहा होगा, यानी दूध सेम बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 5 से गुणा कर देता हूं, तो ये 20 और 25 बन जाएगा। इसको 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, 20 और 4 से गुणा किया ना, यानी 16। देखो दूध और दूध सेम बना दिया मैंने। 16 से 25 18 की वैल्यू है, यानी 18 की वैल्यू है वो 9 है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 आ गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर देखना, यहां पे मैंने ये मिलाया था, मतलब ये सेम रहना चाहिए, तो अगर ये 16 है तो इसको भी 16 बनाना पड़ेगा, 2 से गुणा कर रहे हैं, ये 16, इसको 2 से गुणा किया 6, ठीक है, 16 सेम बन गया। अब इधर मैंने कुछ ऐड किया है, मतलब 6 से 20 किया मैंने, मतलब मैंने 14 चीजें ऐड कर दी इसमें, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 2 था, 14 × 2 करेंगे, यानी अपन ने 28 जो है वो x की वैल्यू रहेगी, मतलब 28 अपन ने लीटर दूध मिलाया होगा, जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर के ऊपर कैलकुलेशन करनी है प्योरली, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 × x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, 10 + 11 और प्लस के अंदर 2√110, माइनस में 50 × xy, इन दोनों को गुणा करेंगे, a + b a - b a² - b², यानी 10 - 11, फिर प्लस में 7 × y का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो, तो 10 + 11 और माइनस में 2√110, ये -1 बनेगा, इसको प्लस का 50 बना देगा, ठीक है। अब देखो 10 और 11 बन गए 21, 21 7 के साथ गुणा होके आएगा एज इट इज, और 7 × 2 ये बनेगा प्लस के अंदर 14√110, ये 21 × 7 फिर आएगा 21 × 7, ये माइनस की टर्म आएगी इस बार में 14 × √110, ये इसके साथ कट जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब देखो 21 × 7 कितना होता है, 147, उसका दोगुना करना है, 147 का दोगुना, क्योंकि 2 बार जोड़ लो, बात एक ही है, और 50 ऐड कर दो। भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 294 में 50 जोड़ेंगे, 344 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। कैलकुलेशन है इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। 17 नंबर पे 2 नंबर है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन पे चला गया है। देखो पहले बता देता हूँ क्या होते हैं जिनको नहीं पता। अरिथमेटिक मीन अगर मान लो मुझे ए और बी का निकालना है तो वो होता है a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो होता है √ab, और हार्मोनिक मीन निकालना है वो इनके रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, यानी 2ab/a + b, ये होता है ये तीनों की वैल्यू। पर मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मैं एक रिलेशन याद रखता हूं जब भी इन तीनों की बात आती है, जब कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करते हैं वो बराबर होता है अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन की। ये छोटा सा रिलेशन अपन को ध्यान रखना है, हर बार यही काम आएगा क्वेश्चंस में। मैं अप्लाई कर देता हूं। इसने मुझे पूछा है रेशियो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का बताओ, यानी कि देखो इसको gm × gm लिख सकते हैं अपन, gm × gm बराबर में am × hm। am और इसने अपॉन gm पूछा है, तो मैं am अपॉन अगर gm करता हूं, ये gm मान लो इधर ले आए तो ये hm उधर चला जाएगा, gm के नीचे hm आ जाएगा, या फिर ये भी करने से ज्यादा बेटर है, चलो यही कर लेते हैं। अब मुझे देखो ये निकालना है तो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। भाई gm को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना,
मैं जीएम को लिख सकता हूँ, इसका रूट ले लूंगा तो अंडर रूट में ए एम इंटू एच एम लिख सकते हैं, और नीचे एक एच एम ऑलरेडी है, हाँ या ना। अब देखो ऐसा करेंगे अपन, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसने मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी अरिथमेटिक मीन टू हार्मोनिक मीन का रेशियो दे रखा था। मैं अगर इसको अंदर भेज दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन बन जाएगी मेरी इजी बस। देखो क्योंकि ये बन गया रूट ए एम और ये बन गया रूट एच एम, नीचे एच एम है, ये इसको काटेगा तो नीचे भी रूट एच एम आ जाएगा। भाई ये होता है ना कि रूट टू अगर मैं 2 से काट रहा हूं तो ये रूट 2 आ जाता है, वही चीज मैंने यहाँ पे करी है। मतलब रूट में ए एम अपॉन एच एम आ गया, और ए एम और एच एम का रेशियो तो 25:9 दे रखा था, इसका रूट लेंगे तो 5:3 आ जाएगा, यानी 5:3 जो है मुझे चाहिए था वो फाइनल आंसर आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 18 नंबर पे आ जाओ। ये भी आलिशान क्वेश्चन है भाई, देखो कितने तगड़े तगड़े क्वेश्चन दिया आज के पेपर में, लेकिन सिर्फ सीखने के पर्पज से, एग्जाम के लिए कुछ तगड़ा नहीं है इनमें से, नहीं आएंगे ये सब, या फिर आएंगे तो भी 1-2 ही आएंगे, इतने नहीं आएंगे। अज्यूम द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखो स्फीयर समझना है, गोला, पूरा ऐसे गोला समझना, सर्कल मत समझना इसे। या फिर इसको चलो मैं ऐसे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये एक स्फीयर है। अब समझ में आ रहा है, पूरा एक ऐसे आकृति है। इसने बोला है रेडियस ऑफ सर्कल बताना है जो लैटिट्यूड 40 डिग्री साउथ पे जाना है, पहली बात तो नीचे जाना है, और 40 डिग्री पे जाना है। मान लो कहीं यहां होंगे अपन, क्योंकि भाई 0 डिग्री तो एकदम नीचे हो जाएगा, 40 डिग्री लगभग यहां होगा, तो अपन को इस सर्कल की ये रेडियस पूछ रहा है। कोई बात नहीं, बता देंगे भाई, ये अपनी कैपिटल आर है या ना। मैं इसको अगर यहां मिलाता हूं तो ये भी आर के बराबर होगी, ये यहां 90 डिग्री पे आएगा, और ये छोटी आर मुझे निकालनी है। ये जो एंगल है ये इसने मुझे 40 डिग्री दे रखा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। मुझे क्या निकालना है, छोटी आर की वैल्यू। छोटी आर की वैल्यू क्या होगी भाई, आर ऑफ कोस 40 नहीं हो जाएगी क्या, आर ऑफ कोस 40 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। बताओ, सिर्फ डायग्राम से आंसर निकाल दिया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। अरे कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ कोस थीटा लगाया है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी देखो ऐसे है, कोस 40 बराबर में आर अपॉन आर। मुझे छोटे आर की वैल्यू चाहिए, आर इंटू कोस 40 आ गई। बिल्कुल ईजी है। 19 नंबर पे आ जाए, सिंप्लीफिकेशन करना है। ये तो पक्का कट के 0 आएगा, देखो मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि सिंप्लीफाई तो मैं ऑब्वियसली नहीं करने जाऊंगा, पावर 3 तो मतलब बहुत हेक्टिक चीज है। बेस्ट ये रहता है ऐसे क्वेश्चंस में कि आप पी को रख दो कोई एंगल। अब 0 नहीं रख सकता मैं, क्योंकि मैं कोस 0 रखूंगा यहां पे तो 1 बनेगा, 1 - 2 तो चलेगा कोई बात नहीं, पर यहां देखो साइन पी, ये इसको 0 बना देगा, सिर्फ √3 आएगा। चलो फिर भी मेरे को मतलब क्या है, क्यूब करना पड़ेगा, बड़ी चीजें जाएंगी। मैं एक बार क्या करता हूँ, 30 डिग्री रखता हूँ। लगभग क्वेश्चंस में आप या तो 45 या 30 या 60 रखा करो, 0 या 1 बहुत रेयरली रखा जाता है, कई बार नीचे सेटिस्फाई नहीं करता, बहुत सारे रीजंस है। मैंने 30 रखा, √3 और प्लस में, √3 प्लस में। अब देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 और 2 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। 1 माइनस में कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, ये कट गए, 1 - √3 आ गया, इसकी पावर 3 हो गई। प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2। अब कोस 30 की वैल्यू फिर से √3/2, वो कट गए, √3 आ गया। यहाँ देखो √3 एज इट इज, माइनस में साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कट गए, ये आ गया। अब देखो ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, बस इस साइन के अलावा। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल के यहाँ कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा, ये और ये एग्जैक्ट सेम है, माइनस का साइन है, दोनों कट के 0 आंसर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी मेरे को लग रहा है कि अपन 0 भी रख देंगे, इसमें ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं, क्योंकि देखो हाँ हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार 0 आप रख के चलो, आप ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क समझ लो उस चीज को, और अगर कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना। 20 नंबर पे आ जाओ। एक एलिवेशन ऑफ अ समिट ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो मतलब ये माउंटेन है, इसका एलिवेशन इसके फुट से मान लो 45 डिग्री दे रखा है। डायग्राम भाई अच्छे से बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखो ये माउंटेन हो गया, ये फुट ऐसे बन गया, ये एंगल 45 डिग्री की बना है अपन को, और ये माउंटेन है, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, ऐसे समझ लो कि ये बी है, ये ए है, माउंटेन है, ये कोई पॉइंट है, से मेरे को मतलब नहीं है। 1 किलोमीटर माउंटेन की ओर गए, लेकिन इंक्लाइन बता दिया इसने 30 डिग्री का। ऐसे नहीं है कि 1 किलोमीटर यहां चल के आए हो, इसने बोला आप 30 डिग्री के इंक्लाइन पे 1 किलोमीटर चल के आए हो, ये 30 डिग्री है। अलग कलर से कर दूं क्या इस चीज को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आए हो ऐसे, ये 30 डिग्री का एंगल है। आप यहाँ पे 1000 चल के आ गए, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसने बोला यहां से जो एंगल है एलिवेशन का वो 60 डिग्री बन जाता है, यानी ऐसे जब मैं एंगल देखूंगा तो अब ये 60 डिग्री का बन गया। आसान है, देखो इमेजिन करो चीजों को। मतलब जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है,
इमेजिनेशन करके डायग्राम बनाओगे तो इजीली बन पाएगा। अब भाई कोई पेड़ टूट गया, उसका डायग्राम कैसे बनाएगा बच्चा कि ऐसा पेड़ था वैसे टूट गया, लेकिन ये नहीं है। पेड़ टूटेगा तो यहां से टूटेगा, तो वो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो देखो कितना अच्छा विजुअलाइज हो रहा है। वही बात है कि भाई माउंटेन पे ऐसे जा रहे थे पर उसने यहां तक ले आया, तो अब इंक्लिनेशन ये बन गया। ओके, आगे चलो। हाइट ऑफ द माउंटेन पूछ रहा है, ये हाइट अपन से पूछिए। मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मतलब अगर डायरेक्टली आपको ये लिखना है तो आप इसे 500 लिख सकते हो। किसी को समझ नहीं आया वो क्या करना, sin 30 की वैल्यू 1/2 रखना। परपेंडिकुलर बनेगी ये रही, हाइपोटेनस मुझे 1000 दे रखी है, ये इसको 500 पर काटेगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 500 आ गई, वही मैंने लिखी है। ये 500 तो ये भी 500। इतना क्लियर हो गया। अब मैं ये निकाल लेता हूं। अगर देखो ये sin 30 है तो अब ये cos से निकलेगी। कैसे कि भाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आधा करो 500, उसमें √3 गुणा कर दो, यानी 500√3 आ गया। कोई नहीं समझा वो करना। cos 30 की वैल्यू √3/2 बराबर में बेस होता है, बेस मुझे निकालना है, हाइपोटेनस 1000 है, 500 पर काटेगा 500√3 आ गई। ये 500√3 आ गई। पूरी जो दूरी थी वो कितनी है ऐसा समझना। मान लो माउंटेन की हाइट को अपन h मान लें, 45 डिग्री का कोण दे रखा था, मतलब पूरी दूरी h ही आ गई। उसमें से 500√3 मैं यहां कवर कर चुका, यानी अब ये जो दूरी है ये h माइनस 500√3 है। मुझे ये निकालनी क्यों जरूरी पड़ी, क्योंकि मुझे ये चाहिए। ये क्यों चाहिए मुझे, देखना, ये इसलिए चाहिए मुझे क्योंकि h माइनस 500√3 मैं करूंगा तो देखो 500 ये तो थी मेरे पास में, मुझे बस ये चाहिए, इसके लिए मैं ये निकाल के लाया हूं। अब मैं इस ट्रायंगल में क्या करूंगा, भाई बेस है, परपेंडिकुलर है, tan थीटा लगा दूंगा। tan 60 की वैल्यू देखो मुझे ये निकालनी है, इस दूरी को मैं छोटा h मान लेता हूं। ये sin 60 लगेगा, sin 60 की वैल्यू √3 होती है। मुझे चाहिए ये h वाली चीज, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा जो कि है h माइनस में 500√3। ठीक है, या फिर और ज्यादा बेटर रहेगा ना, ये h का लफड़ा ही मत करो आप। भाई पूरी दूरी h थी, ये 500 थी, तो यहाँ h माइनस 500 आ जाएगा ना। ये वाली जो दूरी है वो h माइनस 500 आ गई, ऐसे लिख देता हूं मैं, बेस्ट रहेगा। ये इस इक्वेशन से h निकाल सकते हैं अपन, ये उधर जाके गुणा होगा √3h और माइनस में 1500 और बराबर में h माइनस 500 पड़ गया। ये h को उधर ले जाओ, h कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 बचेगा, 1500 घटेगा उधर जाके, मतलब जुड़ेगा तो 500 घटेगा, 1000 बच गया। मुझे तो h निकालना है, यानी 1000 अपॉन में √3 माइनस 1, पर ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है तो हर एक के अंदर अपन √3 + 1 रैशनलाइजेशन कर देंगे। ये जो चीज है ये बन गई 2, तो 2 बन गई तो फिर आंसर आ गया ना। 1000 को अपन 1 किलोमीटर मान लेंगे, ऐसा करेंगे 1 किलोमीटर मान लेंगे, इनटू में √3 + 1 और अपॉन में इस चीज को 2 ही रहने दो आप, तो ये आ जाएगा जो ऑप्शन है ये वाला, ये करेक्ट आ गया। मतलब इसने वापस से किलोमीटर में पूछा था तो वो वैसे ही आंसर रह जाएगा। थोड़ा सा एक बार मतलब मेरे को पता है कंजस्टेड चीजें हो गई थी इसके अंदर, लेकिन फिर भी मतलब एक बार दोबारा देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। 21 नंबर पे आ जाओ। एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बताना है अपन को 1 से 50 के बीच में। मैंने बताया था 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम होते हैं, और मतलब 51 बोल दो, 51 से लेके 100 तक जो है वो 10 प्राइम होते हैं, टोटल 25 होते हैं। और इनको याद करने की ट्रिक भी वो थी अपनी 4 4 2 3 3 और फिर 2 3 3 और फिर शायद 3 2 1 ऐसे कुछ था, देख लेना। मतलब वो जो है वो मेरी बताई हुई है पिछली वीडियोस के अंदर। अपन को क्या करना है अभी कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए भाई इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो 2 3 5 7 फिर 11 13 17 और 19, 19 के बाद में 23 27, नहीं 27 क्यों आएगा, 29 आएगा। 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, फिर 33, फिर 37, फिर 41 43 और 47। ये सारे प्राइम में 15 हो गए क्या, 4 4 8 4 12 13 14 15 16, एक ज्यादा आ गया, 33 क्यों आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इनको अब ऐड कर लो, और इनका तो भाई अब मैं क्या ही बताऊं यार, ऐड करके 15 से डिवाइड कर देना, कोई सिखाने वाली चीज नहीं है। कर लेना ये वाला क्वेश्चन, तो फिर मतलब बताने की कोई नीड नहीं है। इस पे आ जाओ। 0 पॉइंट ABC जो है ये एक नंबर है, ये बोल रहा है a को किससे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए कि वो एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। भाई इसको आप लिख सकते हो ABC का बार, ABC के बार की वैल्यू होती है ABC अपॉन 999, हाँ या ना, इंटीग्रल वैल्यू लानी है। तो अगर मैं 999 से गुणा करूंगा तो भी आएगी, या फिर 999 के किसी मल्टीपल से करूंगा तो भी आएगी। तो देखो 999 का 3 गुना है, ये 2 गुना है, यानी ये दोनों इंटीग्रल वैल्यू दे देंगे, मतलब बोथ वाला ये ऑप्शन आ जाएगा। 1000 तो कभी नहीं दे पाएगा, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, 23 नंबर पे आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जो मिनिमम पावर है उसको कॉमन निकाल लो। यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5 की पावर 1 बचेगी,
यानी कि 5 बच गया, यहाँ 5 की पावर 2 मतलब 25, 125 और 5 की पावर 4 यहाँ तक बचेगी मतलब 625 आ जाएगा। ये बोला किससे डिविजिबल होगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, ये बन गया 150, 155, 156, उसमें जोड़ना है 625, ये आ गया 781। 781 इनमें से किससे डिविजिबल होता है, 71 से ही होगा, दिख ही रहा है, क्योंकि 71 का 11 गुणा करूंगा मैं तो 781 आएगा, वो दिख रहा है मुझे, यानी इससे हो जाएगा, आंसर आ गया। 24 नंबर पे आप लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बताना है जो इन सब से डिविजिबल हो जाए और 10 रिमाइंडर छोड़े। तो आप क्या करो, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम देखो कैसे निकालोगे कि 36 और 24 इन दोनों का तो हो जाएगा 72, उस 72 में फिर एक जीरो चाहिए अपन को, मतलब अपन 720 कर देंगे, 720 में सभी आ रहे हैं, ठीक है। तो 720 लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर ये होता है, इसमें इससे डिवाइड करके देख लो आप, एक बार जाएगा 720 आएगा, 9 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 9 उतार दो, 3 बार जाएगा, बिल्कुल कितना आएगा, 0, 3 दूनी 6, 7 ये 21, ये 9, ये 3, ये 6, फिर 9 उतार दो, 8 बार जाएगा तो कितना होगा, 0, 8 दूनी 16, 56 और 1 57, इसको घटा दो, 9, 3 और 6, 639 आ गया। मतलब आप इस नंबर में से 639 घटाओगे वो पूरा डिविजिबल होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 99999, 639 इसमें से माइनस कर रहे हैं अपन, तो 99360। लेकिन मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो 10 रिमाइंडर चाहिए हर एक केस में, मतलब 10 जोड़ दूंगा, 99370 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, 24 नंबर पे आना, x प्लस वाई निकालना है, ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखे हैं, इसी में कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई, अगर ऐसा है कि ये पैरेलल लाइनें हैं दोनों, तो अपन क्या करेंगे, अच्छा अंदर वाले एंगल देखो ना, कि या फिर ये देख लो, अगर ये 60 है, ये वाला एंगल 60 है, तो यहाँ पूरा 60 बनेगा, ये 20 दे रखा है, मतलब ये 40 आ गया। ठीक है भाई, अभी ऐसा करते हैं, ऐसा कर लो कि ये अगर पूरा 60 है तो ये वाला 180 माइनस 60 होगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो 180 माइनस 60 होगा यानी 120 होगा, 35 ऑलरेडी है मेरे पास में, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 85 आ जाएगा एंगल। अब अगर ये 85 है और ये 20 है, 105 बन गया, ये मुझे निकालना है, तो ये 75 नहीं आ जाएगा, 105 में 75 जोड़ूंगा तो 180 बन गया, मुझे चाहिए x प्लस वाई, यानी कि 75 प्लस 40 करेंगे, 115 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ए ऑप्शन है वो एकदम से सही है। बताने लायक कोई चीज नहीं थी इतनी। 26 नंबर पे आ जाओ, 4 वुडन क्यूब्स है, उनको रखा गया है, इस तरीके से रखा जाता है ये 4 वुडन क्यूब्स को, कि ये क्यूबॉइड बन जाते हैं, इस तरीके से देखना, बनते हुए दिख रहे हैं। ये देखो 3 रख दिए, अब यहाँ पे ये ऐसे चौथा आ जाएगा, ठीक है, तीसरा आ गया, और फिर अब ये ऐसे एक और चौथा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि इन क्यूब की जो साइडें हैं वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब देखो लंबाई, मतलब जो हाइट है वो अभी भी 5 रहेगी, चौड़ाई अभी भी 5 रहेगी, पर ये 20 बन जाएगी जो लेंथ है वो। इसने रिजल्टेंट क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB, मतलब 5 × 20 100, फिर 5 × 20 यानी 100, फिर 5 × 5 यानी 25, 225 × 2 करेंगे 450 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 27 नंबर पे आते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बताने हैं जिसकी वर्टिसेस अपन को ये दे रखी हैं। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है पर इजी बहुत है। मतलब क्या करना है अपन को, पहले तो सारी साइडों की लेंथ निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो देखो -2, -5 है, ये साइड निकाल लो आप। कैसे निकालोगे, अंडर रूट के अंदर -4 + 2 यानी -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 और 5 11 का स्क्वायर 121 हो गया, मतलब रूट 125 आ गया। 125 को 25 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 25 × 5 लिख सकते हैं, मतलब ये 5√5 आ जाएगी। अब इधर आ जाओ, ये निकालेंगे -4 -2 -6 का स्क्वायर 36, 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, ये 45 आ गया। 45 को 9 × 5 मतलब 3√5 लिख सकते हो। ये 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, 3 + 5 8 का स्क्वायर 64, 6 और 4 10, ये 80 आ गया। 80 को 16 × 5 मतलब 4√5 लिख सकते हैं। सारी साइडें मिल गई। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ पे, फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो -4 × 4√5 यानी कि -16√5, फिर क्या होता है 5√5 × 2 यानी कि 10√5, फिर क्या होता है 3√5 × -2 यानी -6√5, तो -22 + 10 यानी -12√5 बटे क्या आता है
5 और 3 8 और 4 12 √5 आता है, ये इससे कट गया, माइनस का 1 आ गया, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 आ गया। अभी तक 2 ऑप्शन में दिख रहा है, अगर एक में दिखता तो पक्का टिक करते, मतलब ये अपन वही फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, ax1 + by1 + cz1 अपॉन में a + b + c। अब सारे के सारे 2 वाले में चले जाएंगे, ax2 + by2 ऐसे करके। तो अब क्या आएगा देखो, 6 × में 4 √5 यानी 20 √5। फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस में 15 √5, फिर क्या आ जाएगा प्लस में 15 √5 फिर से, तो वो कट जाएंगे। ये बच्चे इसके कितना आएगा, कितना था 12 √5 था, अच्छा ये 24 बनेगा ना, 6 चौके 24, तो ये कट के 2 आ जाएगा, -1,2 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लेना भाई, कैलकुलेशन वाली चीज है। 28 नंबर पे आ जाओ। मोड निकालना है, बताया हुआ है मोड कैसे निकालेंगे। पहले मॉडल क्लास देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ है, मतलब मॉडल क्लास ये है, यानी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट लिखो 25, फिर प्लस में यहाँ क्या आएगा, जल्दी बता दो भाई, यहाँ क्या आएगा, यहाँ अपनी क्लास की फ्रीक्वेंसी 11, माइनस में अपनी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 9, बटे में इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 1, इसका जोड़ यानी 3, ऐसे ही होता है। इनटू में हाइट आती है, हाइट का मतलब कितनी है 5। जो भाई ये नहीं समझ पाया ये क्या किया है, वो जाके स्टैटिक्स की क्लास देखना, ऊपर आई पे इधर या कहीं इधर आ रही होगी, देख लेना उसको जाके। ये कितना बन गया 2/3 या फिर 10/3, 10/3 होता है 3.33 चलता है, यानी इसको जोड़ेंगे 28.33, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है ना। 29 नंबर पे आ जाओ। पिगी बैंक में 12, 5 और 7 कॉइन्स हैं, इतने इतने इतने, 2 कॉइन्स ड्रॉ किया है रेंडमली। तो अगर देखो 12 और 5 17 और 7 24 में से 2 कॉइन्स अपन ने निकाल लिए, तो टोटल आउटकम्स तो मेरे 24 C2 बन गए, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ये बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक जो है वो 10 का है, यानी कि 12 में से निकला है एक, तो और दूसरे वाला 5 वालों में से निकला है, यानी कि 5 में से निकला है, मतलब 5C1। कैलकुलेशन करनी है, 12 × 5 24 C2 का मतलब 24 × 23, और नीचे 2 × 1 आएगा, उसे ऊपर भेज दिया, 2 × 1, तो 12 दूनी 24 कट गया, 5/23 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है, प्रोबेबिलिटी मतलब बोनस। ठीक है भाई, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी है, देखो कैसे करेंगे। एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल इसमें से पूरा कटेगा, सिर्फ 7 बच जाएगा यहाँ पे, ये पूरा एज इट इज आ गया, बराबर में x/8 का फैक्टोरियल। 8 के फैक्टोरियल को मैं 8 × 7 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये इससे कट जाएगा, ये 8 है, 8 × 8 64 हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 64 आ गई, जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है सिर्फ उन्हीं के लिए, वरना तो वो ये समझेंगे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ से आ गया भाई। ठीक है, चलो 30 के 30 क्वेश्चन बड़े इजीली सिंप्लीफाई हुए। इजीली तो नहीं बोलेंगे, थे तो हेक्टिक से ही, लेकिन सीखने को काफी कुछ मिला है। ठीक है, लेंदी थे क्वेश्चंस, पर मतलब आगे बहुत हेल्पफुल रहने वाले। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।